वेलकम बैक। कुरम में दफा 144 के नफाज और कई मकामात पर कर्फ्यू के बाद पाड़ा चनार में तूरी कबीले ने धरना मशरूत तौर पर खत्म कर दिया। मशरान को असलहा जमा कराने, मुजरिमों और सहूलतकारों की हवालगी का अल्टीमेटम दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर कुरम पर फायरिंग करने वाले 2 दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया गया। दीगर 3 मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए क्रैक डाउन जारी है। कुरम में इमदादी काफिला आज रवाना किए जाने का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं कुरम में एक वाक़े की वजह से अमन मुआहिदा मुतासर नहीं होगा। मुलजिमान से मुतालिक तफसीलात फिलहाल शेयर नहीं कर सकते। सिक्योरिटी क्लियरेंस मिल जाए तो रास्ते खोल देंगे। कॉन्वॉय के लिए कोई मसला नहीं था, लेकिन ये जो पर्टिकुलर इंसिडेंट है ये कॉन्वॉय के अलावा हुआ है। एक वाक़े की वजह से अमन का जो अमल है वो किसी सूरत भी मुतासिर नहीं होगा। इनकी शनाख्त के बारे में कितना पता चल सका है? क्या ये मुकामी लोग थे? कहाँ से इनका ताल्लुक था? ये थोड़े से हसास मामलात हैं, तफ्तीश चूंकि जारी है इसलिए इनको डिस्क्लोज करना मुनासिब नहीं होगा। ये कौन है, कहाँ है, ये सारी चीजें इंशाल्लाह जैसी तहकीकात मुकम्मल होती हैं तो ये सारी चीजें हम मीडिया के साथ शेयर करेंगे। सड़क खुलने में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो सिक्योरिटी रीजंस हैं, तो जैसी ये सिक्योरिटी क्लियरेंस मिल जाएगी हमें मुतल्लिका इदारों से तो उसके बाद हम सड़क भी खोल देंगे इंशाल्लाह। लकी मरवत के इलाके अबू खेल में मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। जराए का कहना है पुलिस एहलकारों को दहशतगर्दों ने नवाब खान ज़ियाद के करीब निशाना बनाया। शहीद पुलिस एहलकारों की शनाख्त खान बहादुर और हिकमतुल्लाह के नाम से हुई है। दोनों एहलकारों का ताल्लुक एक ही गांव से है और वो मोटरसाइकिल पर घर से ड्यूटी पर जा रहे थे। डीपीओ लकी मरवत जाए वकुआ पर पहुंच गए। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। शहीद पुलिस एहलकारों की लाशें DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने लकी मरवत में 2 पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की मजम्मत और शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया है। मोहसिन नकवी ने शहीद पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन से हमदर्दी, ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने कहा शहीद पुलिस एहलकारों की कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। दुख की घड़ी में शोहदा के खानदानों के साथ खड़े हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में KP पुलिस ने कुर्बानी देकर तारीख रकम की। पुलिस की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। फैसलाबाद में मुसल्ला अफराद थाना सदर तांदलिया वाला में घुस गए। हवालात में बंद 3 भाइयों को फायरिंग करके कत्ल किया और फरार हो गए। हमले में एक भाई जख्मी हुआ। CPO फैसलाबाद कहते हैं मामला 2 बिरादरियों के दरमियान जाती दुश्मनी का है। मुकदमा दर्ज करके 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। फैसलाबाद में थाने भी महफूज न रहे। मुलजमान ने थाने में घुसकर 3 भाइयों को गोलियों से भून दिया और फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक थाना सिटी तांदियावाला में खरल बरादरी के 2 भाइयों के कत्ल केस में सुखेरा बरादरी के बिलाल, उस्मान, नासिर और आसिफ हवालात में बंद थे। रात 3:30 बजे की बात है। ये लोग थाने की बैक साइड से सीढ़ी लगा के एंटर हुए थाने में ऊपर छत से और फिर वहाँ से नीचे उतरे, नंबर्स वगैरह चलाए। दोहरे कत्ल का बदला लेने के लिए खरल बरादरी के मुसल्ला अफराद ने उस वक्त थाने पर हमला किया जब पुलिस एहलकार ड्यूटी के बजाय कमरों में सो रहे थे। CPO फैसलाबाद ने अनोखी मंतक पेश कर दी। 3 अफराद के थाने के हवालात में कत्ल को जाती दुश्मनी का शाखसाना करार दे दिया। सीना दुश्मनी आपस में दोनों फरीकैन की, और ये पहले कातिल पार्टी है, इनके लोग पहले कत्ल हुए थे 4, और उसमें भी हमने उनके पिछले पर्चों में हमने 10 उनके मुल्ज़मान थे, 7 मुल्ज़मान गिरफ्तार कर लिए हुए थे। इसके ऊपर हमने फिर पुलिस की टीमें बनाई है और हमने भी 6 लोग इनकी गिरफ्तार भी कर ली। IG पंजाब ने वाक़े का नोटिस लेकर मुल्ज़मान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दिया और RPO फैसलाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। पुलिस ने DSP आसिफ अली गिलानी की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके 6 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया है। और फैसलाबाद के थाना सदर की हवालात में 3 भाइयों का कत्ल ट्यूबवेल लगाने के झगड़े का शाखसाना निकला। मक्तूलीन के अजीजो अकारिब और इलाका मकीनों ने वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने की अपील कर दी है। मजीद जानते हैं कमर जमान से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम थाना सदर तांदरेवाला के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर ये जिस गांव के मक्तूलीन रहायशी थे उसी गांव के मकीन जो है बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। उनके अजीज़ो अकारिब भी यहाँ पर थाने के बाहर आए हुए हैं। इस वक्त इसी गांव के मकीन इरशाद साहब हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। जी इरशाद साहब, क्या कहेंगे, ये मामला क्या है, झगड़ा की बुनियाद क्या है? झगड़ा इनके ट्यूबवेल का था। वो कह रहे थे कि हमने इधर अपनी जमीन के सामने लगाने नहीं देना, हमारा घर है, आप भी अपनी जमीन बह के उधर लगाएं जिधर ज्यादा जमीन है। यही झगड़ा इन दोनों पार्टियों का चल रहा था। हमारे गांव का जो अमन बर्बाद हो रहा है, तबाह हो रहा है, हम तो उस पर परेशान हैं कि हमारे गांव में हमें तहफ़्फ़ुज़ कहां से मिलेगा, हमारे थाने में ही तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। हमारी आला हकाम से अपील है, वजीर आला वजीर आजम से, कि वो तांदला वाला में तशरीफ लाएं और इस वाक़े का एक्शन नोटिस लें
सख्ती से लें। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर जो इस इलाके के मकीन है वो इंतहाई इस हवाले से उनको तशवीश का सामना है और उनका ये कहना है कि पुलिस की गफलत की वजह से ये थाने के अंदर जो है 3 बेगुनाह अफराद मारे गए। कराची में खुले मैनहोल ने एक और कीमती जिंदगी छीन ली। 8 साल का इबाद की आंखें बंद हो गई। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं ढक्कन मौजूद हैं, लेकिन नशे के आदी अफराद ढक्कन और ग्रिल चोरी कर रहे हैं। शहर में गुज़श्ता साल भी 50 से ज़ायद शहरी खुले मैनहोल और नदी नालों का शिकार हुए, जिनमें 19 बच्चे शामिल हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में मैनहोल में गिरकर बच्चे के जाँ बहक होने के बाद इंतजामिया को होश आ गया। ढक्कन लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। शाह फैसल कॉलोनी के मुख्तलिफ मकामात पर कई साल से गटर के ढक्कन नहीं लगे थे। शाह फैसल कॉलोनी 2 नंबर के करीब खुले मैनहोल्स पर ढक्कन लगाने का काम जारी है। कराची को नशइयों के हवाले कर दिया गया। इदारे कहाँ हैं? अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर कहते हैं शाह फैसल यूसी को 75 मैनहोल कवर देने का वादा किया गया था, सिर्फ 20 दिए गए, जबकि WSB की फैक्ट्री में मैनहोल को कवर बनते हैं और मुर्तजा वहाब उसके चेयरमैन हैं। सूबाई हुकूमत इख्तियारात और वसाइल टाउन्स को देने को तैयार नहीं। पीपल्स पार्टी ने सारे इख्तियारात अपने पास रखे हैं कि जनाब वो हीरोइन ले जाते हैं, शहर को नशइयों के हवाले कर दें। पेडिस्ट्रियन ब्रिजेस की रेलिंग वो उठा के ले गए। इधर कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। हम अभी तक गटर के ढक्कन के अंदर ही लगे हुए हैं। 75 ढक्कन देने का वादा किया गया था, उस यूनियन काउंसिल के अंदर 20 ढक्कन दिए गए। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन की अपनी फैक्ट्री है जहां मेन होल कवर बनते हैं, जिसके चेयरमैन मुर्तजा वहाब साहब हैं। 9 टाउन में हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने इख्तियार वसाइल से बढ़ के काम कर रहे हैं। सूबाई हुकूमत टाउन्स को इख्तियार देने के लिए तैयार है, ना वसाइल देने के लिए तैयार है। सारे इख्तियारात अब पीपल्स पार्टी ने अपने पास रखे हैं। कचरा उठाने से लेकर मेन होल कवर तक का, सीवरेज और पानी के मसाइल, वो भी टाउन और यूसीज के पास नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहरहाल हुकूमत की है। शहर को इस तरह लावारिस ना छोड़िए। आगे बढ़ें और आपको बताएं, तलबा कॉलेजेस में क्लासेस लेने नहीं आते, कॉपियों में गाने लिखे होते हैं, सवालों के जवाब मालूम नहीं होते। कायम मकाम चेयरमैन इंटर बोर्ड कराची शरफ अली शाह ने इम्तिहानी नताइज का जिम्मेदार तलबा को ही करार दे दिया। बाखबर सवेरा में गुफ्तगू में कहा, सैकड़ों कॉपियां दिखा सकता हूं जिनमें तलबा ने गाने लिखे थे। तलबा समझते हैं कॉपी भर देंगे तो टीचर नंबर दे देंगे। गुज़श्ता साल भी शोर मचा था, लेकिन दोबारा चेकिंग के लिए सिर्फ 62 तलबा ने रुजू किया। 11 रुकनी कमेटी बना दी है, तलबा के खदशात दूर करेंगे। पेपर 3-4 सेंटर्स बनते हैं जहाँ पर प्रोफेसर टीचर चेक करते हैं। कई बात गलत है, घरों पर जाती है। उससे पहले होगा आर्ट्स ग्रुप के पेपर्स होते होंगे जो पहले जाते थे। अब काफी जमाने से सेंट्रल असेसमेंट होती है। एग्जामिनर होता है, उसके साथ जो है 2 असिस्टेंट हेड एग्जामिनर, फिर हेड एग्जामिनर होते हैं। अगर किसी बच्चे को जो है कोई ग्रीवेंसेस है, हम डेफिनेटली उसको एड्रेस करेंगे। 11 रुकनी कमेटी कायम कर दी है। बच्चे को हम काफी खोल के दिखाते हैं। उसके इत्मीनान के लिए कहते हैं भाई अब अपना कोई टीचर ले आओ। लास्ट ईयर भी इतनी ह्यूमन क्राई हुई थी, लेकिन फकत जो है वो 1462 बच्चों ने अप्लाई किया था स्क्रूटनी के लिए। 2 साल में कैरिकुलम थोड़ा चेंज हुआ है। बच्चे जो है वो कॉलेजेस में क्लास अटेंड करते ही नहीं। साइंस की कॉपियों में गाने लिखे होते हैं, सवाल एक पूछा जाता है, जवाब दूसरे होते हैं। उधर एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 13 जनवरी तक मौखर कर दिया। फैसला अब 13 जनवरी को सुनाया जाएगा। अदालती अमले ने बाज़ाबता तौर पर बानी PTI के वकील खालिद यूसुफ को आगाह कर दिया। अदालत ने 18 दिसंबर को रेफरेंस पर फैसला महफूज किया था। फैसला सुनाने की तारीख दूसरी बार तब्दील की गई है। GHQ हमला और सानिया 9 मई समेत 13 दीगर मुकदमात की समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं बानी PTI के बगैर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। बिलाखिर इंतखाबात ही होने हैं। बानी से कितना वक्त लेना है ये सवाल है। मुज़ाकरात को मुस्लिम लीग नून और PTI में मौजूद इंतहा पसंदों से खतरात हैं। इंतहा पसंद हैं जो नून लीग के अंदर भी हैं और जाहिर है कि PTI के अंदर भी हैं जो चाहते हैं कि ये मुज़ाकरात कामयाब ना हो। लेकिन इसके बावजूद जो 2-3 चीजें हुई हैं, आर्मी चीफ की तरफ से जो लोगों को माफी दी गई है, अदालत में जिस तरह से तकरीबन 400 लोग रिहा हुए हैं, इससे टेम्परेचर नीचे आया है। PTI का जो सेक्रेटेरिएट है इस्लामाबाद में उसको खोल दिया गया है। इमरान खान को तो आपको सियासत में इंक्लूड करना पड़ेगा। कोई ना कोई फॉर्मूला तय हो जाएगा जिसके जरिए इमरान खान की रिहाई भी मुमकिन हो सकेगी और पाकिस्तान में सियासी तनाव जो है वो भी कम होगा। और अल्टीमेटली तो देखें इलेक्शन होने हैं, अब उनमें कितना टाइम जो है वो आप ले सकते हैं इमरान खान से, वो एक सवाल है। सारी जमातों को बराबर आपको अपॉर्चुनिटी देगी।
वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं मुल्क को गैर एलानिया जंग का सामना है। साइबर सिक्योरिटी के चैलेंजेस से निपटने के लिए हुकूमती इक़दामात नागुज़ीर हैं। बानी पीटीआई असली रसीदें दिखा दें तो रिहा हो जाएंगे। आप मुल्क का 50 अरब खा जाएं और कहीं डकार भी ना मारना, तो ऐसा नहीं हो सकता। पाकिस्तान को इस वक्त एक गैर एलानिया जंग का सामना है, जिसका मकसद ये है कि पाकिस्तान में अंदरूनी इंतशार पैदा किया जाए, अदम इस्तेहकाम पैदा किया जाए। इसको आप दहशत गर्दी की जो लहर है उससे मिलाकर देखें तो सब खेल समझ आ जाता है। अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक मुल्क साइबर स्पेस को सिक्योर करने के लिए इकदाम कर रहा है। अमेरिका जैसा मुल्क को अगर ये चैलेंज दरपेश है तो हम तो बहुत अभी इब्तदाई मरहले में हैं। इमरान न्याजी साहब लोगों से रसीदें मांगते थे, जब उनसे कहा गया कि अपनी रसीदें दिखाओ तो उनकी रसीदें बोगस निकली। तो अगर वो असली रसीदें दिखा देंगे तो वो रिहा हो जाएंगे। मुल्क का अगर 50 अरब रुपया आप खा जाएं और आप कहते हैं कि मैंने डिकार भी नहीं मारना और मुझे कोई पूछे भी ना, तो ये किसी मुल्क के अंदर हो सकता है? दूसरों से तो रसीदें मांगते थे और जब अपनी रसीदें दिखाने की बारी है आप कहते हैं मुझसे रसीदें ना मांगो। ये तो इंसाफ नहीं, ये तो तहरीक इंसाफ है ना। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में इस्लामाबाद में कच्ची आबादी केस की समाअत हुई। अदालत ने विफाक से कच्ची आबादी से मुतालिक 2 हफ्तों में पॉलिसी रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया, तजावुजात कैसे बन जाती है। रिमार्क्स दिए, तजावुजात में इदारे के लोग भी मुलव्वस होते हैं। पहले छपरा होटल बनता है, फिर वहां आहिस्ता आहिस्ता आबादी बन जाती है। जस्टिस जमाल खान बंदुखेल ने कहा, बलूचिस्तान में तो सारे घर कच्चे हैं, पहले ये बताएं कच्ची आबादी क्या होती है। जस्टिस हसन अली रिजवी ने रिमार्क्स दिए, कब्जा ग्रुप नदी नालों के किनारे कच्ची आबादी बना लेते हैं, अवामी सहूलतों के प्लॉट पर कच्ची आबादी के मकानात बन जाते हैं। हुकूमत ने कच्ची आबादी को रोकने के लिए क्या इक़दाम उठाए। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, कच्ची आबादी को रेगुलेट करने का इख्तियार सूबों लोकल गवर्नमेंट का है। जस्टिस जमाल खान बंदुखेल ने इस्तफसार किया कि सूबाई इख्तियार पर विफाकी हुकूमत क्या कानून साजी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच में साबिक डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस की समाअत। अदालत ने परवेज इलाही को नोटिस जारी कर दिया। नोटिस हमजा शहबाज नजरसानी केस में जारी किया गया। दौरान समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, क्या ये केस गैर मौसर तो नहीं हो गया। हमजा शहबाज के वकील ने कहा, केस गैर मौसर नहीं हुआ। आईनी बेंच ने गुज़श्ता समाअत पर फरीकैन को नोटिस भी किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली रूलिंग को कलअदम करार दिया था। और खबर है कि क्वेटा में गुज़श्ता 10 घंटे से मोबाइल सर्विस मुअत्तल है। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। गुज़श्ता रोज PB 45 क्वेटा के नताइज के बाद से मोबाइल सर्विस बंद है। JUI के रहनुमाओं और कारकुनान ने RO ऑफिस के सामने धरना दिया था। जिला इंतजामिया का कहना है कि मोबाइल सर्विस बंदिश की वजह मालूम नहीं है। JUI ने बलोचिस्तान के तमाम अजला में आज शटर डाउन की कॉल दे रखी है। PB 45 के 15 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग में PP उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। PB 45 कोयटा के ज़िमनी इंतखाबात जमहूरियत के मुंह पर तमाचा है। तर्जुमान JUI असलम गौरी कहते हैं, कल के इंतखाब ने इलेक्शन कमीशन कारकर्दगी पर दोबारा सवालिया निशान उठा दिए। ये जमहूरियत परवार और JUI के मैंडेट पर डाका है। JUI को दीवार से लगाने की साजिश बर्दाश्त नहीं करेंगे। JUI के मैंडेट को चुराकर जमहूरियत का जनाजा निकाला गया। अवामी हुकूक का दिफा जारी रहेगा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब तकरीब से खिताब कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम ये काम कर सके। पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर कुछ सवाल जवाब है। मैं आज 110 मुलाजमीन को अपने सियासी दफ्तर में बुला के प्रमोशन नहीं दे रहा हूँ, अपने पार्टी के कारकुनान को प्रमोशन नहीं दे रहा हूँ। मैं जितने लोग KMC के राइटफुली डिजर्व करते थे प्रमोशन, उनको प्रमोशन ऑर्डर दे रहा हूँ। ये उनकी शराफत है, हाँ, कि मैं बदमाश हो गया हूँ। ये उनकी शराफत है। मैं PIB कॉलोनी में जाके काम करवा रहा हूँ, एमेजना रोड पर काम करा रहा हूँ, औरंगी, न्यू कराची, नॉर्थ कराची, बल्दिया में काम करा रहा हूँ। ये उनकी शराफत है। कराची में 22 साल बाद तूती बोलती थी इनकी। अभी यार सुन तो लो तुम मेरी बात। अब तुम सुनी नहीं रहे मेरी बात को, हाँ, अब तो मेरी बात को सुनी नहीं रहे। ये इसी तरह जो मेरी आँख है ना, इसी तरह दिखाना उसको, हाँ। बोलो भाई, आपकी शराफत सबने देखी है, सबने देखी है।
12 مئی کو آپ صحافیوں نے بھی دیکھی تھی, سیاسی کارکنان نے بھی دیکھی تھی. جو خوف و ہراس کی فضا اس شہر کے اندر ہوتی تھی نا, اس کو تو ہم سب ریجیکٹ کر چکے ہیں, شہر کراچی نے ریجیکٹ کیے. تو میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ نے شرافت نیک نیتی سے دکھائی ہے, آپ تو شرافت میں بھی تڑیاں لگا رہے ہیں. ہاں تو بولو بھائی تڑی وڑی نہ لگائیں, بلیک میلنگ نہ کریں. یہ تیر جو ہے نا پیپلز پارٹی کا, یہ چلے گا. میری یا سلمان کی شاید غلطی یہ ہے کہ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو کام ہو رہا ہے وہ کام ہوتا ہوا نظر آئے. لوگ جگہ جگہ آپ کو ہم پریس کانفرنس اس لیے نہیں بلاتے کہ شہر میں تباہی ہو گئی ہے, اس لیے نہیں بلاتے کہ آپ میری تصویر کھینچیں یا سلمان کی تصویر کھینچیں یا آپ کے ساتھ میری ملاقات ہو جائے, گفتگو ہو جائے. ہم ہمیشہ آپ کو مدعو کرتے ہیں تو اس لیے مدعو کرتے ہیں کہ ہم کوئی کام کر رہے ہیں. یہ ایک بدقسمتی سے ہمارے شہر کے اندر رواج بن گیا, روز صبح 11 بجے لوگ آ کے بیٹھتے ہیں اور کچھ نہ کچھ کہنے کی کوشش کرتے ہیں. حافظ نعیم الرحمان صاحب نے سٹارٹ کیا تھا, پھر منم صاحب نے بھی کرنے کی کوشش کی, اب علی بھائی بھی یہ چیز کر رہے ہیں. تو بے شک وہ کرتے رہے, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں تو چاہتا ہوں کہ شہر کراچی کی خدمت کے لیے, اس شہر کراچی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم تو ہر سیاسی جماعت کو رجوع کرتے ہیں کہ آئیے مل کر کام کیجیے. کل میں پی آئی بی کالونی گیا نا, مجھ پہ جماعت اسلامی والے دوست ناراض رہتے ہیں مجھ سے, میرے خلاف بڑی باتیں کرتے ہیں. کل میں گیا وہاں پہ تو میرے ساتھ جماعت اسلامی کے یو سی چیئرمین جو اسی ہال میں کھڑے ہو کے میرے خلاف نعرے بھی لگاتے میرے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. میں نے کہا نا سلمان, میں ہم جتنی بھی پیپلز پارٹی کے نمائندے ہیں نا, ہم اس کاؤنسل میں آ کے بیٹھے تو اس شہر کا سوچ رہے ہیں اور لوگ ہمارے کردار کو دیکھ کے پھر فیصلہ کریں گے. تو وہ اپنی شرافت پر قائم رہے. اللہ تعالیٰ میں چاہتا ہوں کہ یہ شرافت ہمیشہ قائم رہے, کیونکہ شہر نے بڑا نقصان اس نان شریفانہ کردار کی وجہ سے اٹھایا ہے. باقی نون لیگ اور ہم میں کوئی ایسا دوریاں نہیں ہیں. نیچری دو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں, دونوں سیاسی جماعتوں کا اپنا منشور ہے, اپنے کارکنان ہیں, اپنی لیڈرشپ ہے. تو ڈفرینس آف اوپینین ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اختلافات ایسے ہو گئے کہ ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. ہمارے بڑے لیول کے اوپر کمیٹیز ہیں جو بیٹھ کر آپس میں بات کر رہی ہیں اور کوشش ہم کر رہے ہیں کہ جو بھی مسائل ہیں اس کو گفت و شنید کے ساتھ حل کر لیں. اور میں سمجھتا ہوں یہی سیاسی سولوشن ہوتی ہے معاملات کو حل کرنے کے لیے, اور میں پر امید ہوں انشاءاللہ کہ مسائل کا حل اس طریقے سے نکال لیا جائے گا. کل کا واقعہ بڑا افسوسناک ہے, لیکن اس سے زیادہ اور زیادہ افسوسناک وہ چیز ہے جو سیاست کی جا رہی ہے. اگر کسی کو لگتا ہے کہ ڈھکن چرانے کا کاروبار سلمان کا مرتضیٰ کا ذاتی ہے تو آپ بتائیے. میں نے ایک بار نہیں کئی بار کہا ہے کہ جتنے آپ کو ڈھکن چاہیے, مین ہول کور چاہیے, وہ آپ کو دستیاب کر دیے جائیں گے. ہم خود بنا رہے ہیں, ہمارے پاس اویلیبل ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ چوری میں نہیں کرتا ہوں. ہر گلی محلے کے اندر جا کے اس کی رکھوالی کرنا میرا کام نہیں ہے. وہاں پہ الیکٹڈ یو سی چیئرمین بھی ہے, وائس چیئرمین بھی ہے, وہاں کے کاؤنسلرز بھی موجود ہیں, وہاں کا ٹاؤن چیئرمین بھی موجود ہے. تو یہ جو ہمارے ہاں ایک رواج بن گیا ہے نا کہ ہر چیز کا بلیم کسی اور کے اوپر ڈال دو, اس کی وجہ سے ہم معاملات کو حل نہیں کر پاتے. مجھے شدید دکھ ہے, افسوس ہے اس واقعے کا, اور میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ کسی کی اولاد اس سے اس طریقے سے بچھڑے. لیکن میں آپ کو اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ یہ کام میں جان بوجھ کے تو نہیں کر رہا ہوں. بنیادی طور پر, اور میں بات کو بھرپور طریقے سے آج میڈیا کے ذریعے انفورس کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ڈھکن ہے گٹر کے, یہ چوری ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم جا کے اس کو اٹھا کے اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں, یہ چوری ہوتے ہیں. چوری اس لیے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر سریا موجود ہے اور وہ سریا مارکیٹ میں کباڑیوں کے پاس بکتا ہے. یہ بات میں پولیس حکام سے کئی بار کر چکا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں جو سیکنڈ ہینڈ کباڑی مارکیٹ میں اس لوہے کو خریدتے ہیں, ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہمیں کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ یہ جو مطلب مارکیٹ میں اگر بکے گا نہیں تو پھر چوری نہیں ہوگا. تو میں ایک بار پھر اس معاملے کو میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں پھر ایڈیشنل آئی جی کراچی سے بات کروں گا, اور شاید کے ایم سی اور پولیس اس کے اندر مل کر کام کرے تاکہ اس معاملے کو زیادہ بہتر طریقے سے ہم انفورس کر سکیں. برف باری کے بعد بالائی سوات نے سفید چادر اوڑھ لی. کالام, مہوڈھنڈ اور دیگر علاقوں میں سردی بھی بڑھ گئی ہے. ملک بھر سے سیاح خوبصورت نظارے دیکھنے وانی میں پہنچ رہے ہیں. مزید جانتے ہیں شہزاد عالم سے.
جی بالکل، آج دوسرے روز بھی شہری علاقوں میں وقفے سے بارش، جبکہ بالائی علاقوں ملم جبہ، بحرین، مدین، کالام، مہوڈن اور دیگر علاقوں میں برف باری کا سلسلہ جاری ہے، جس کو دیکھنے کے لیے ملک بھر سے بڑی تعداد میں سیاحوں نے جنت نظیر وادی کا رخ کر لیا اور گزشتہ رات کالام میں درجہ حرارت -5 ریکارڈ کی گئی۔ برف باری کے بعد بالائی علاقوں کی طرف جانے والے شاہراہ مختلف مقامات پر بند ہو گئے۔ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے روڈ کھولنے کے لیے تو اقدامات کیے جا رہے ہیں، لیکن وہ نہایت ہی سست ہونے کی وجہ سے مقامی لوگوں اور سیاحوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق حالیہ جو بارشوں اور برف باری کا سلسلہ آئندہ 24 گھنٹے تک جاری رہے گا اور سردی کی شدت بھی بدستور برقرار رہے گی۔ جی، شانگلہ کے پہاڑوں پر شدید برف باری، جبکہ میدانی علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ ضلع انتظامیہ نے عوامی مفاد کے پیش نظر برف سے ڈھکی سڑکوں پر بغیر سنو چین کی گاڑی چلانے پر پابندی لگا دی۔ تفصیل بتا رہے ہیں سرفراز خان۔ جی بالکل، ضلع شانگلہ میں آج تیسرے روز بھی بارش اور برفباری کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے سردی کی شدت میں کافی زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ میدانی علاقے ہیں ضلع شانگلہ کے، وہاں تیز بارش کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر شانگلہ نے دفعہ 144 کے تحت بغیر سنو چین گاڑی کی آمد و رفت پر پابندی لگائی ہے اور ہدایات جاری کی ہے کہ جو لوگ بشام سے سوات کا سفر کرتے ہیں یا تنگی سے پورن کا سفر کرتے ہیں تو وہ جو گاڑی کی چین یا سنو چین ہے وہ ضرور لگائیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا یہ سلسلہ جو ہے آئندہ 24 گھنٹے تک جاری رہنے کا امکان ہے، جبکہ سردی کی جو شدت ہے وہ 2-3 دن میں مزید بڑھے گی۔ جی، مانسہرہ میں بارش اور برف باری کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ وادی کاغان میں 2 فیٹ برف پڑ چکی ہے، درجہ حرارت -7 ڈگری تک گر گیا۔ موسم کی صورتحال بتا رہے ہیں طاہر شہزاد۔ جی بالکل، مانسہرہ کے میدانی علاقوں میں گزشتہ رات سے گرج چمک کے ساتھ بارش، جبکہ بالائی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ جو ہے اس وقت وقفے سے جاری ہے۔ کاغان ویلی میں اس وقت تک 2 فٹ تک برف پڑ چکی ہے، جبکہ درجہ حرارت -60 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر چکا ہے۔ جو سیاحتی مقام شوگراں ہیں یہاں بھی برف باری کا سلسلہ جاری ہے اور شدید سردی کے باوجود جو ہے وہاں برف باری کے لائیو مناظر دیکھنے کے وہاں پہ موجود ہیں اور خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اس وقت میدانی علاقوں میں بارش تو تھم چکی ہے، تاہم بادلوں اور سورج کے درمیان آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری ہے۔ کسی وقت بارش کا سلسلہ دوسری مرتبہ پھر شروع ہو سکتا ہے۔ جی، امریکہ اور برطانیہ میں برفانی طوفان، درجہ حرارت منفی ہو کر ڈبل ڈیجٹ پر چلا گیا۔ نظام زندگی مفلوج ہے، بجلی نہیں، پروازیں منسوخ، ٹرینیں معطل، تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے، مسافر جہاز میں پھنس کر رہ گئے۔ امریکی ریاست یوٹاہ میں برفانی تودا گرنے سے متعدد گاڑیاں دب گئیں۔ 1 گھنٹے کے دوران 5 انچ تک برف پڑ چکی ہے۔ اور کھیل کے میدان سے خبر ہے کہ اننگز کی شکست سے بچنے کا چیلنج درپیش ہے۔ کیپ ٹاؤن ٹیسٹ میں پاکستان کا کم بیک، فالو آن کے بعد کپتان شان مسعود اور بابر اعظم کی شاندار بیٹنگ۔ اس بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔